दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विजय माल्या आप सभी नाम से परिचित हैं। एक बड़े कारोबारी और शराब किंग के नाम से मशहूर विजय माल्या और अपने फैशनेबल अंदाज से वह लगातार चर्चाओं में भी रहते थे। लेकिन बैंकों का जो रुपया कर्जे के तौर पर उनके पास था, उसका स्कैम करने का उन पर आरोप है। और लगा कल से विजय माल्या ने जो बयान उनका सामने आया है, कल एक पॉडकास्ट में उन्होंने कुछ बातें अपनी रखी और साथ में जब उन्होंने कहा कि मैं अरुण जेटली जो उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे, उनसे बात करके उनको बताकर मैं लंदन गया था, उसने एकदम सियासी हड़कंप मचा दिया है। विजय माल्या के इस आरोप को कांग्रेस ने पहले भी उठाया था और कांग्रेस ने विजय माल्या के इस बयान के बाद जो पॉडकास्ट रिलीज हुआ, उसके बाद जो स्टेटमेंट सामने आया विजय माल्या का, उसके पश्चात कांग्रेस ने पूर्व में उस समय जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, राहुल गांधी ने, पीएल पूनिया ने और अशोक गहलोत ने, वह वीडियो के कुछ अंश राहुल कांग्रेस ने जारी किए, जिसमें पीएल पूनिया ने कहा था कि मेरे सामने वित्त मंत्री अरुण जेटली और विजय माल्या की मीटिंग हुई थी। अब उसमें क्या बातचीत हुई वे दोनों जाने, लेकिन इस घटनाक्रम ने एकदम से फिर सियासी उफान ला दिया भारतीय राजनीति के अंदर और आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया। कांग्रेस जहां विजय माल्या को संरक्षण देने का, भगाने का आरोप बीजेपी पर लगा रही है, वहीं बीजेपी पलटवार कर रही है इस मुद्दे पर। तो ऐसे में इस मुद्दे के क्या राजनीतिक मायने, क्या राजनीतिक निहितार्थ है और क्या एक नया सियासी औजार मिल गया है कांग्रेस को, विपक्षी दलों को बीजेपी सरकार पर हमला करने के लिए विजय माल्या के स्टेटमेंट के बाद। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में शामिल है, उनका परिचय आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ मुकुल जी जुड़े हुए लखनऊ से, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मुकुल जी, क्या लगता है आपको विजय माल्या का जो एक कल स्टेटमेंट जारी हुआ है, एक पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने बहुत सारी अपनी बात रखी है और अपने बचाव में भी उन्होंने तर्क दिए हैं उस पॉडकास्ट के अंदर, लेकिन जिस तरह से एक सियासी औजार मिल गया विपक्षी दलों को, कांग्रेस को और अन्य विपक्षी दलों को विजय माल्या के इस बयान के पश्चात कि मैं वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ बात करके विदेश गया, तो उन्हें बताकर गया था। इसके अब अरुण जेटली जी तो इस दुनिया में नहीं है जो उसका बात का जवाब दे सके, लेकिन पीएल पूनिया जो प्रत्यक्षदर्शी बताए जाते हैं उस पूरे घटनाक्रम के, उन्होंने कहा कि मेरे सामने बातचीत हो रही थी दोनों की। क्या बातचीत थी वो तो दोनों ही जाने, लेकिन कुछ समय पश्चात, उस समय जब आलोचना हुई थी, अरुण जेटली जी ने कहा था कि हाँ, मिलते चलते फिरते बात हो जाती है, इस तरह का कुछ उन्होंने बात की थी। लेकिन ये सियासी एक नया घटनाक्रम सामने आ गया देश की राजनीति में, क्या लगता है आपको उसके सियासी मायने क्या है और क्या बीजेपी का दबाव में आएगी इस पूरे घटनाक्रम के पश्चात? प्रशांत जी, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर देखिए, अरुण जेटली तो अब नहीं रहे, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये विवाद थमने वाला नहीं है। कांग्रेस तब भी हमलावर थी और कांग्रेस आज और हमलावर हो गई जब उन्होंने खुद ये स्वीकारोक्ति कर ली है कि हाँ, मैं अरुण जेटली से मिला था और अरुण जेटली को मैंने बताया था कि मैं जा रहा हूं। उनको लंदन होते हुए बाहर जा रहे थे, यूएस में उनकी कोई मीटिंग थी और उन्होंने उससे पहले कहा था कि अपने बैंक्स जो भी है उससे मैं बैठ के बात करना चाहता हूँ और मैं सारा सेटलमेंट करना चाहता हूँ, और ये कहते हुए वो निकल गए थे। उसी के बाद ये बवाल शुरू हुआ। अच्छा, बवाल, मैं इसको बवाल इसलिए कह रहा हूं कि उस वक्त बीजेपी लगातार और अरुण जेटली लगातार, अरुण जेटली को बीजेपी प्रोटेक्ट कर रही थी और उस वक्त मानने को तैयार नहीं थी कि ऐसी कोई चीज हुई है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं संदिग्ध एक वो संदेह पैदा करती है कि क्या जेटली ने जानते बूझते विजय माल्या को भारत छोड़ने के लिए कहा, जबकि विजय माल्या का कहना है कि मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई ऐसा लोगों का पैसा हड़पा नहीं है, भारत देश का पैसा नहीं हड़पा है। उसका ये कहना था कि ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं बिजनेस में कि अप एंड डाउन होता है, और बैंक की भूमिका इसमें ज्यादा संदिग्ध नजर आती है कि आप किस आधार पे बड़े लोगों को, जो अरबपति खरबपति होते हैं, हमारे जो बड़े बड़े, जो जिनका 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपए क्या कहते हैं माफ कर देती है बैंक, वो क्या कौन लोग रहते हैं? वो सब आज की डेट में सारा डाटा गूगल पे और उस पे सब पे उपलब्ध है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने खाली इसी को लेकर वीडियो बना रखे हैं। तो इस पे ज्यादा हम लोग ज्ञान न देते हुए सीधे बात करते हैं कि हमारी व्यवस्था क्या है। ये बीजेपी के ऊपर कितना बड़ा आरोप है। और माल्या का ये कहना कि भाई, आप कहते हैं कि मैं करप्ट, मान लीजिए आप करप्शन का आरोप लगाते हैं, तो बैंक लोन था, बैंक ने मुझे दिया था, और बैंक ने किन परिस्थितियों में दिया था। 2008 में जब आर्थिक मंदी आई थी तो जो इनकी किंगफिशर एयरलाइन थी, तो उस वक्त जो इनके पास भेड़े थे, जो स्टाफ थे,
उन्होंने तत्काल जो वित्त मंत्री थे उनसे कहा 2008 में कि हम इसको छोटा करना चाहते हैं और हम कुछ विमान कम करेंगे, अपनी उड़ानें कम करेंगे, साथ में एक जो हमारे स्टाफ है उनमें भी हम कुछ कमी लाएंगे। लेकिन तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं, आपको हम बैंक लोन दिलवा रहे हैं, आप इसके आकार को कम मत करिए, अपने फ्लाइट्स आप जारी रखिए, और उनको सब लोन मिला भी। मतलब ये आप बताइए कि विजय माल्या, ये भाई वो बिजनेसमैन, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, इनका जिस तरह से जो इन्होंने, याद होगा 1977 में जब सरकार बदली, इंदिरा गांधी हारी जब जेपी आंदोलन के बाद, और उसके बाद जो सरकार बनी उसने पूरा शराब ही बैन कर दिया था। बाकी लोग इस जो इंडिया में उस वक्त जो बड़े खिलाड़ी प्लेयर्स थे वो सब शराब कारोबार बंद कर रहे थे। वहीं पे इनके पिताजी और ये मिलके, ये बाकायदा इनके पिताजी ने सारा खरीद डाला, उन्हीं लोगों से खरीदा जो बंद कर। भाई विजय माल्या उनके फादर ये जानते थे कि ये कारोबार भारत में बंद नहीं होने वाला, सरकार आती जाती रहती है, सबसे पहले इसको कब्जा करना। तो जब आप खुद सोचिए कि आप ही के घर का अगर कोई मकान है जिसकी कीमत अगर 2 करोड़ रुपए और कोई आदमी आपको 50 लाख में बेच के जा रहा हो, 60 लाख में 1 करोड़ में बेच के जा रहा हो आधे दाम पे, तो आप क्यों नहीं खरीदेंगे? वो तो, और वो भी बिजनेसमैन हो। चलिए हम आप तो एक नॉर्मल आदमी है, लेकिन अगर कोई बिजनेस के लिए लगा रहा है तो जाहिर बात है खरीद लेगा। उसने कर लिया मोनोपोली, और मोनोपोली करने के बाद फिर इनका जो राइज तो शुरुआत से इनके पिताजी भी चल रहे थे, और उसके बाद जब विजय माल्या आए तो उन्होंने पूरा कारपोरेट बना दिया, फिर बैंक लोन भी आसानी से मिलने लगे। उन्होंने स्टेटस बना दिया कि भाई डायरेक्टर होंगे, डिप्टी डायरेक्टर होंगे, मैनेजर्स होंगे, ऐसे ऐसे हमको रिपोर्टिंग ऊपर तक आएगी। पहले क्या था कि इनके पिताजी डायरेक्ट मैनेजर से बात करते थे। तो उसने पूरा कारपोरेट कल्चर लाया। कल्चर लाने के बाद फिर उनके अपने शौक थे, उनको मॉडलिंग का शौक था, जिसमें बहुत सारे नेता मंत्री सब जाते थे इनकी पार्टीज में। और जाहिर बात है कि जो लेविश पार्टियां होती है उसमें आज भी नेता जाते हैं, और चूंकि ये सबकी नस पहचानता था, तो जाहिर बात है कि जब आप किसी की इनकी पार्टियां, हम लोग तो जानते ही है कि काफी अश्लील किस्म की होती थी, जो स्विमिंग पूल पार्टीज होती थी और जो उसके कैलेंडर बनते थे, वो जाहिर बात है चर्चा का पूरे देश में विषय रहते थे। इनको कैसिनोवा, प्ले बॉय इस टाइप की उपाधि दी जाती थी। ये हम लोग अपनी आज से 20 साल पहले, आपको याद होगा, विजय माल्या के पोस्टर के लिए मार मची रहती थी। तो ये उस टाइप का इंसान था, उसको मालूम था कि किसके कौन कहाँ पे कितना कमजोर है, उसकी सबको दुखती नस मालूम था। तो अरुण जेटली के साथ बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ा एक दाग लगा है ये, और इस दाग को कांग्रेस हमलावर है और विपक्षी दल बाकी हमलावर है। चूंकि अब जेटली है नहीं तो जाहिर बात है दाग बीजेपी के पे ही लगेगा। दामन पे दाग जो लगा है वो चीजें इस तरह से बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदायक होंगी, क्योंकि वो तो इंग्लैंड में बैठा है। आप आज की डेट में 12,000 करोड़ आप उसको अपना सब कुछ खत्म भी कर देगा, तो 12,000 करोड़ रुपए दे के किनारे हो जाएगा। आप कितनी उसको सजा दे देंगे? आप लाने के लिए उसको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब भी उसने विदेश में इतना तो फैलाए रखा है। भाई हम लोग, हिंदी में कहावत है कि मरा हाथी भी 1 लाख का होता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपना कहीं ना कहीं बाहर ऐसा पैराफेरेरिया फैला लेते हैं कि देश का कानून देश में ही लागू होगा, बाहर तो होगा नहीं। या तो आप उस देश के साथ आपकी ट्रीटी होगी, तब आप उसका जब्त भी कर सकते हैं, जैसे दुबई के साथ था, यूएई के साथ है, सॉरी। तो उन चीजों में तो समझ में आता है, लेकिन ये बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो गवर्नमेंट के सामने आई भी नहीं, अपने नाम से नहीं लिया, मान लीजिए किसी और के नाम से लिया, तब तो अपने बेटे के नाम से ले लिया, अपनी वाइफ के नाम से ले लिया, कुछ भी कर सकता है। तो उसपे तो अगर वो कंपनी में डायरेक्टर है तब तो बीच में आएगा, वरना थोड़ी ना बीच में आएगा। तो ये चीजें प्रशांत जी, अभी ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छे दिन नहीं चल रहे। और बता दूं, ये जब से 2024 में सरकार बनी है, ये सरकार बीजेपी के लिए बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं कि आप जला हुआ कोयला होता है, आप अंगारों पे चल रहे हैं, और रोज कोई ना कोई ऐसा खुलासा हो रहा है जिसमें बीजेपी को बहुत, मतलब जवाबदेही हो रही है, और उसी में गाली गलौज भी हो रही है। क्योंकि जब जवाब नहीं रहता तो फिर वो लोग गाली गलौज पे उतर हैं। लेकिन विजय माल्या का मसला इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है, और कांग्रेस उसको छोड़ेगी नहीं। जी
बिल्कुल सही बात कही आपने कि 2024 के बाद सरकार का जो गठन हुआ उसने लगातार बीजेपी के लिए लगातार नित नई परेशानी है, पूरा दौर ये वाला कार्यकाल लेके आ रहा है। कोई ना कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है राजनीति में सामने जिससे बीजेपी की सियासी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अगर बात करें जब विजय माल्या की बात है, तमाम ऐसे नेता नाम थे उद्योगपति हुए जो जिन पे बैंक के धोखाधड़ी करने का आरोप लगे और देश छोड़कर वे चले गए। उसमें नीरव मोदी का नाम भी आता है, मेहुल चोकसी का नाम आता है और सब कहीं ना कहीं तार बीजेपी से जुड़ते उनके दिखाई भी विपक्ष का जैसा आरोप है, लगातार उनके तार बीजेपी से जोड़ता रहा है। नीरव मोदी के भी संबंध सुषमा स्वराज जी से या वसुंधरा राजे से लगातार चर्चाओं में रहे हैं, तो तमाम ऐसे आरोप लगते रहे। तो विजय माल्या का जो खुलासा है, ये जिस तरह से खुलासा एकदम चर्चाओं में आई गया, आपने बड़े विस्तार से पूरे विषय को रखा, तो उसमें कांग्रेस का जो विपक्ष का जो रोल है, इस समय कितना वे दबाव बनाने में कामयाब हो पाएंगे सत्ता पक्ष पर, क्या लगता है आपको? क्या जो राजनीतिक दबाव है वह लगातार बढ़ाने में सफल हो पाएगा विपक्ष, जो बीजेपी कहीं नहीं सियासी मुश्किल और बढ़ जाए? क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव में यही सब मुद्दे सामने आते हैं और जनता इसका आकलन करती है। आज की डेट में जब उसने पॉडकास्ट में सीधे-सीधे कह दिया, तो जो आरोपी है जब वही बोल रहा है कि हाँ, मैंने अरुण जेटली को बताया था, तो ज़ाहिर बात है फिर उसके बाद कोई बात आगे रह नहीं जाती। जब वो जब सीधे-सीधे कह रहा है कि हमने संसद के कॉरिडोर में चलते-चलते जेटली जी को, भाई चल रहा है आदमी, तो जेटली का कहना था कि बस चलते-चलते ऐसी मुलाकात हुई थी। लेकिन जो उसने बोला है, उसने तो कहा कि हमने सब कुछ बता दिया था जेटली को। बावजूद उसके जेटली अगर इस तरह से हरकत करे तो जाहिर बात है वो अपने दम पे तो किए नहीं होंगे। उन्होंने ऊपर भी बात की होगी। देश छोड़ के इतना बड़ा कारोबारी अगर जा रहा है तो उन्होंने इसकी सूचना कहीं तो दी होगी। जेटली बीजेपी में सबसे बड़े वो तो थे नहीं कि वो हेड कर रहे हो। वो तो एक मंत्री थे और उनको जब अगर बता दिया गया तो उन्होंने किसको रिपोर्ट किया? सवाल तो ये भी उठता है ना कि आप पूरा इमिग्रेशन से लेके सब कुछ लेते हुए वीजा उनका लग चुका था, बैंक्स में इतना पेंडिंग था उनका कर्जा, तो क्या ये जो कर्जा था इसको लेकर क्या वित्त मंत्री बहुत मुतमईन थे? और उस इनके जाने के बाद ही सारा बवाल शुरू हुआ। उसने तो माफी भी मांगी कि मैं चोर नहीं हूं, लेकिन मुझसे मैंने तो अपने जितने भी स्टाफ है उनसे माफी मांगी कि मैं आपकी सैलरी दे नहीं पाया, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। जब मैं अपना काम कर रहा था, भाई पैसा आता है जाता है वो चलता रहता है। इनकी जो शराब का कारोबार है वो तो नंबर 1 पे चल ही रहा था, उसमें कौन सा नुकसान था? वो तो देश का किंगफिशर सबसे बड़ा एक वो बन गया था। शराब का वो उससे बड़ा तो कोई कारोबारी था नहीं, फॉरेन लिकर ये लोग बेच रहे थे। तो ये चीजें देखिए, उसमें किंगफिशर को लाना और किंगफिशर से आप एयरलाइन से आप अगर शराब को जोड़ रहे हैं, तो पार्ट ये दोनों कंपनियां एक ही आदमी की थी और भी उनके कई काम शुरू हो गए थे। और मैं तो लखनऊ में चूंकि उनका ऑफिस था, तो मैं तो 1-2 बार जब मैं एक्सरसाइज देख रहा था मैं गया भी था। तो दैट वाज ए लैविश ऑफिस और वो पूरी चीजें अपनी बाकायदा लोगों को सैलरी टाइम पे दे रहा था। फिर अचानक से भागने के पीछे की मंशा ये नहीं कही जा सकती कि वो चोर था। हाँ, बीजेपी के लिए जरूर वो है कि इन्होंने जितनी सख्त कार्रवाई करवाई या आपने उसको मौका दिया कि तुम चले जाओ बाहर सेटल हो जाओ। हालांकि प्रयास जारी है, आज नहीं कल माल्य आएगा, लेकिन ये इतना बड़ा विवाद नहीं है। विवाद सबसे बड़ा ये है कि मोदी सरकार के दौरान विजय माल्या उनके वित्त मंत्री अरुण जेटली को बता कर गया था। सबसे अहम ये है कि चोरी पकड़ी गई है। हाँ, बीच में अरुण जेटली हम लोग फिर कह रहे हैं नहीं है आज हमारे बीच में, उनकी जहां पे भी है ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन ये सरकार की शांति नहीं होने वाली। इसको कांग्रेस से लेके सारे दल इनको अब घेरना शुरू करेंगे बीजेपी को और इनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। मैक्सिमम यही कह सकते हैं कि माल्या झूठ बोल रहा है, लेकिन कोई आदमी क्यों झूठ बोलेगा? आरोपी कभी झूठ क्यों बोलेगा? वो तो इस सरकार की तारीफ ही करता ना, वो तो कांग्रेस में बता देता तो ये सरकार उसको शेल्टर दे देती। वो तो कहता था कि हम राहुल गांधी को बता गए, तब तो सरकार और बल्ले बल्ले हो जाती, तब तो देखिए आईटी सेल से लेके सब चालू हो जाता। लेकिन उसने अपनी फाइनल दिखाई कि मैं चोर नहीं हूं और जो हुआ था उसने सच सच बयान कर दिया, काम खत्म हो गया। अब बीजेपी के लिए सरदर्द शुरू हो चुका है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है कि अगर वो विपक्ष के किसी नेता का नाम लेते थे तो बीजेपी को फायदा मौका मिल जाता विपक्ष पर आरोप लगाने का। लेकिन जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर तत्कालीन जो थे अरुण जेटली जी, उनका नाम लिया, उन्होंने कहा कि मैं उनसे बता के गया। तो ऐसे में जो प्रत्यक्ष के तौर पर पीएल पूनिया जो सांसद रहे कांग्रेस पार्टी, वो सामने आए और उस समय भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कांग्रेस पार्टी ने उसको जारी भी किया, पुराना वीडियो, पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि पीएल पूनिया ने देखा था और बताया था। पीएल पुनिया ने भी कहा कि जब 2 दिन बाद पता चला कि विजय माल्या चले गए हैं तो मैं चौंक गया और मैंने कहा, बताया कि उस समय भी हमने कहा था कि अरुण जेटली से उनकी मीटिंग हुई थी। तो अरुण जी
नहीं है इस दुनिया में अब। जैसे आपने कहा कि उनके भगवान उनके अंदर शांति दे, हम भी वही प्रार्थना करते हैं ईश्वर के चरणों में कि उन्हें मोक्ष मिले, शांति मिले। लेकिन बात ये कि जो पीएल पूनिया का जो स्टेटमेंट है, पीएल पूनिया का जो बयान है, वह अपने बयान पे अडिग दिखाई देते हैं और पीएल पूनिया का प्रत्यक्षदर्शी होने का, उस मीटिंग का साक्षी होने का, बातचीत क्या हुई वो तो उन दोनों को पता है, अरुण जी और विजय माल्या के बीच में क्या बात हुई। लेकिन पीएल पूनिया ने बात करते देखा, ये बड़ा एक मुद्दा है, बड़ा बयान है पीएल पूनिया का भी। क्या इस बयान के पश्चात और बीजेपी कहीं ना कहीं राजनीतिक परेशानी में फंसती दिखाई देती है? जी देखिए, पीएल पूनिया है वो कांग्रेस से शुरू से जुड़े हुए हैं और बड़े नेता हैं। बाराबंकी में उनका लड़का सांसद भी है, तो ये कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ी शख्सियत रहे, पूर्व अधिकारी भी रहे पीएल पूनिया। तो इनको लेकर इतनी मतलब ये कोई हल्की बात नहीं करेंगे कल की डेट में कोई ऐसी बात हो। और इसमें साथ में ही जब से वो आरोप लगा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उसके बाद ये बयान, क्या समझते हैं कि बयान ऐसे दब जाएगा? क्या इसको दबा दिया जाएगा? और जो ओवरऑल जो आपका इनके ऊपर कर्जा है 7,000 करोड़, और फिर बाद में इनका ओवर 9,000 हो गया सारा टैक्स लेके, 17 बैंकों का बताइए। तो 17 बैंकों का अगर 9,000 करोड़ रुपए इनके ऊपर बकाया है, तो जाहिर बात है कि इनकी कंपनियों को जब्त करके और इनके जो गाड़ियां है, क्योंकि गाड़ियां और वो सब तो आदमी ले नहीं जा सकता। तो ओवरऑल जो है इनका जो सारा स्ट्रक्चर है, उस पर तो गवर्नमेंट अपना कब्जा कर ही चुकी है और कर रही भी है धीरे धीरे। तो इनके बॉम्बे के आपके वो क्या कहते हैं आपका, चाहे सारा जो इनके बड़े बड़े ऑफिसेस थे, बंगले हैं, ये सब कर चुके। तो ये वो सब टेक ओवर कर रहे हैं और उनकी नीलामी हो रही है। तो ये चीजें भारत सरकार तो कर रही है, लेकिन जो शब्दों की बात है, जो बात राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है, वो झूठ और सच की है। और जहां पे झूठ सरकार बोल रही थी और सच विजय माल्या ने बोल दिया, ये सबसे बड़ी बात बीजेपी के लिए सरदर्द है। और कांग्रेस के लिए एक वही चीज है कि जैसे 2G 3G 4G और जीजा जी घोटाला कहा जा रहा था, वही चीजें अब विजय माल्या का के रूप में बीजेपी झेलेगी और कांग्रेस उस पर प्रहार करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, जिससे 2G 3G 4G के घोटाले के कॉल घोटाले के आरोप कांग्रेस पे बीजेपी ने उस समय लगाए थे। और वह कहीं ना कहीं घूमकर आज सुई की जो नोक है, वह जो निशाना है, कांग्रेस को मौका मिला बीजेपी पर लगाने का। अच्छा, अगर मोदी जी की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी अपनी छवि को लेकर बड़े सतर्क रहते हैं। वह लगातार अपनी छवि पे कोई आंच नहीं आने देना चाहते, जो उनकी राजनीतिक शैली बताती है, दिखाती भी है। तो ऐसे में विजय माल्या का जो स्टेटमेंट सामने आया, क्या मोदी जी की उस छवि को उसने आघात पहुंचाया है, उस पर निशाना लगाया है, जब मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, करप्शन होने नहीं दूंगा किसी कीमत पर, मतलब जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं भ्रष्टाचार के ऊपर। तो विजय माल्या के इस बयान के बाद क्या मोदी जी पर भारत सरकार पर दबाव बनेगा कि वह इंग्लैंड से उसका प्रत्यावर्तन करे, भारत में लेकर आए, उसे कानून के दायरे में लाकर उस पर जो कानूनी प्रावधान के तहत उस पर मुकदमा चलाया जाए, सजा दिलवाई जाए, या जो भी रिकवरी उससे हो सकती है? तो क्या सरकार पर प्रेशर बढ़ेगा, मोदी जी पर दबाव बढ़ेगा इस बयान के बाद, क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, सरकार अपनी प्रक्रिया कर रही है। देखिए वहां पे चूंकि इंग्लैंड का कानून और भारत का कानून लगभग वहीं से ही कॉपी किया गया है। और सीधी सीधी बात यह है कि उसके भी अपने एडवोकेट्स हैं। वो जब भी प्रत्यार्पण की बात होती है तो कई मामलों में उसने पिछले बार उसने बोला कि भारत की जेलें उस लायक नहीं है जहाँ पे कैदी को सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो इस वजह से उनको उसको न करा जाए। तरह तरह के विवाद करके वो उसको डिले कर रहा है। लेकिन विश्वास मानिए, सरकार को अपनी फजीहत अगर किरकिरी कम करानी तो इसको लाना पड़ेगा। तो आप बाकी जितने लोगों को आपने चौकसी और बाकी लोग हैं उनके लिए भी चल रही, लेकिन वो सरकारें अलग अलग है। सरकार के पास अपनी मुसीबत कम है जो इन लोगों को देखे। जब इनको भागना था तो भाग गए। इनकी जो संपत्तियां उनको सबसे पहले तो आप टेक ओवर करिए। हम कहते हैं अगर मान लीजिए 10 रुपए आप कर ले, कोई भागा, अगर 8 रुपए की रिकवरी हो रही है आपकी तो कर लीजिए सबसे पहले। आप तो यही करेंगे ना, भागते भूत की लंगोटी से ही, जो हमारे कहावत है। तो आप सीधी सी बात है कि सबसे पहले तो आपका मेन टारगेट ये रहेगा कि भारत में उसकी जो संपत्तियां उसको सीधे सीधे कर लीजिए और उसको टेक ओवर करिए। टेक ओवर करके उसकी नीलामी करिए। नीलामी करके आपको, जब ये भागा था और आज दोनों में संपत्तियों में काफी अंतर होगा। बैंक के लोन होंगे तो उसमें ब्याज होगा, ब्याज नहीं भी आता है, अगर मूल वापस आ जाता है तो बैंक एक बार को समझौता करेगी। और हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो सरकार में तो सबसे बड़ी, फिर मैं वही बात बोलूंगा, झूठ और सच की बात है कि आपने झूठ क्यों बोला। अगर आपने झूठ क्यों बोला
और इन्होंने सीधी सी बात है, विजय माल्या ने 35 मिलियन यूरोस का ये फ्रांस में इन्होंने क्या कहते हैं रियल एस्टेट का उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसी कई जगह है जहां उन्होंने कर रखा है, उसका क्या होगा? तो विजय माल्या को ले भी आते हैं तो विजय माल्या का परिवार और विजय माल्या की जो आगे का भविष्य है, सजा कितनी होती है, कोई फांसी तो हो नहीं जाती, ना आपका कोई आजीवन कारावास होता है, 2-4 साल वो जमानत भी हो जाएगी तो अपना बाहर जाता जाता रहेगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक बदनुमा दाग विजय माल्या के रूप में लगा कि इनके टेन्योर में, बीजेपी के टेन्योर में वो भागा और वित्त मंत्री से मिल के भागा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिक्कत करेंगी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी सरकार के लिए लगातार राजनीतिक परेशानी बढ़ रही है और लगातार घटनाक्रम भी सामने ऐसे आते हैं कि उनकी परेशानी में इजाफा हो जाता है। और इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को विराम भी देता हूँ। पूरे विषय को जिस तरह से आपने पूरा विश्लेषण किया, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा समझ में भी आई होगी और उन्हें पसंद भी आएगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही ज्वाइन का बटन भी आपको दिखाई देगा, वो ज्वाइन भी करें हमारे चैनल को, हमारी मेंबरशिप लें चैनल की और उसमें अपना सहयोग करें। और मैं आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे इस वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर अपना समर्थन और सहयोग जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।